आप सभी उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं विकास बासले आप सभी को द ऑफिसर एकेडमी में दिल से स्वागत करता हूं। साथ ही आज की क्लास में भी हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स में जो प्रीवियस ईयर सवाल है वही मैं आपको संपूर्ण विश्लेषण करके पढ़ा रहा था। साथ ही आज की क्लास में भी जो आपका तैयारी 1, 2, 3 से संबंधित सवाल है जो फिजिक्स के अंतर्गत आता है, साइंस पोर्शन में साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होता है, लेकिन साइंस में जो फिजिक्स के अंतर्गत सवाल आ रहे हैं वो मैं आपका चर्चा करता हूं आपके साथ और साथ ही साथ संपूर्ण विश्लेषण करके पढ़ाता हूं। तो आज की क्लास में भी इस सेशन को मैं जारी रखूंगा। साथ ही आखिरी सेशन होगा जिसमें प्रीवियस सवाल को मैं करा रहा था। बाकी साथ ही अगर कोई आपकी सुझाव या राय है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि अगले सेशन से मैं कौन सा सीरीज चलाऊं जो आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। इस सेशन को अंतिम तक जरूर देखिएगा ताकि साथ ही इससे संबंधित सवाल जो बन सकता है आपके एग्जाम में वो भी मैं संपूर्ण विश्लेषण कराता हूं तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर साथी आप रिकॉर्डर देखते हैं तभी आपको सवाल को आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और सेशन अगर पसंद आता है तो लाइक बटन दबाकर आगे बढ़ जाना है। साथ ही स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले आज का सवाल आएगा और जो सवाल आएगा उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। लेकिन उससे पहले साथ ही मैं बता दूं कि आप सबको बहुत बेसब्री से इंतजार था कि सर ऑफलाइन में सर कब से टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा। साथ ही वो घड़ी आ गया है। वो जो बेसब्री से इंतजार आप कर रहे थे उस समय बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है, क्योंकि कल से हमारे अलग अलग सेंटर पर ये साथ ही टेस्ट स्टार्ट हो रही है, जिसमें साथ ही आप देखेंगे आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि 9 तारीख से यानी कि कल से ही अलग अलग सेंटर पर ऑफलाइन टेस्ट उपलब्ध हो जाएंगी और जाकर अगर नजदीकी सेंटर के पास आप रहते हैं तो जाकर साथ ही टेस्ट सीरीज जरूर लगाइएगा, टेस्ट जरूर लगाइएगा, क्योंकि आप सब जानते हैं साथ ही पढ़ना एक अलग बात होता है लेकिन टेस्ट देना एक अलग बात होती है। जब आप टेस्ट देंगे उसमें सवाल आपसे बनना शुरू होगा तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और साथ ही वही कॉन्फिडेंस आपको ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। तो हम चाहते हैं कि अगर जितने भी साथी आसपास सेंटर पर रहते हैं आप हमारे साथ आकर साथी सेंटर पर लगा सकते हैं टेस्ट। बिल्कुल ही साथी ये फ्री है सबके लिए जो फुल लेंथ टेस्ट होगा। ये ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है जो 9 फरवरी से चालू हो रही है। साथ ही अलग अलग सेंटर पर पटना में तो एक आपको पीएन एंग्लो के पास होगा, दूसरा साथी सेंट्रल बैंक के पास होगा नया टोला और तीसरा साथी नाथ कुटी कैंपस मुसलमपुर हाट में होगा। ये आपको दिया गया। अगर कोई भी इससे संबंधित रिलेटेड जानकारी अगर जानना चाहते हैं तो साथ ही दिए गए नंबर पर आप कॉल कीजिएगा, आपको सारी जानकारी आपको इस कॉल नंबर पे बता दी जाएगी। साथ ही ध्यान रखेंगे जो टेस्ट होगा पूरा साथ ही हिंदी माध्यम होगा, यानी टेस्ट का जो सवाल होगा उसका हिंदी माध्यम में ही रहेगा। अगर आप हिंदी माध्यम से पढ़ते हैं तो आप साथ ही हमारे नजदीकी सेंटर पर पहुंचकर जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ जो हमसे दूर रहते हैं, जो पटना में नहीं रहते हैं, उनके लिए साथ ही हमारे एकलव्य अभ्यास केंद्र जो है वहां पे भी टेस्ट उपलब्ध होगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। और साथ ही आप जानते हैं कि इंतजार की घड़ी, इंतजार के फल बड़ा मीठा होता है। और साथ ही वही तरीका से आपका टेस्ट आया, बहुत बेहतरीन तरीका से इस टेस्ट को साथ ही ऑर्गेनाइज किया गया है और बहुत शानदार तरीका से साथ ही टेस्ट को सवाल को भी बनाया गया है। इस टेस्ट में सवाल का जो पैटर्न है वही है जो आपके एग्जाम से पूछा जाता है। सवाल का स्तर भी, लेवल भी वही है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो साथ ही आप अगर 6 to 8 पीआरटी 9 के करते हैं तो साथ ही टेस्ट सीरीज पर आकर दे सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए साथ ही पीआरटी के लिए कार्य टेस्ट आपका उपलब्ध है। तो साथ ही इस बात को ध्यान रखिएगा और आइएगा। टाइमिंग आपका है 9 बजे से 11 बजे। कितना साथी? 9 बजे से लेकर 11 बजे तक कल 9 फरवरी को टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा ऑफलाइन सेंटर पर। यह आपका सेंटर का नाम है। अब यहां तक पहुंचेगा साथी और इसके बाद आप जाकर टेस्ट लगा सकते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। बढ़ता हूं। सबसे पहला आज का सवाल यह रहा आपके स्क्रीन पर। साथी कह रहा है कि केपलर का द्वितीय नियम पर आधारित है। जो केपलर का द्वितीय नियम है किस पे आधारित है आपको बताना है। क्या न्यूटन के प्रथम नियम पर आधारित है, न्यूटन का द्वितीय नियम पर आधारित है, कोणीय संवेग का संरक्षण पर आधारित है, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। साथी केपलर साहब जो थे इनका पूरा नाम क्या था? तो सबसे पहले याद रखना केपलर का पूरा नाम साथी है जोहान्स केपलर। जोहान्स केपलर नामक साथी एक वैज्ञानिक है और इन्होंने ग्रहों के गति से संबंधित 3 नियम दिया था। कितना नियम दिया था? 3 नियम। अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य के चारों तरफ ग्रह घूमते हैं, यानी साथ ही सौर मंडल के बारे में कितने बताया था? तो सौर मंडल के बारे में बतलाने वाला जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था कॉपरनिकस। क्या नाम था? कॉपरनिकस। लेकिन आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ग्रहों की गति से संबंधित किसने नियम दिया था? तो साथी जो ग्रहों की गति से संबंधित नियम दिया था वो जोहान्स केपलर साहब थे। इन्होंने 3 नियम दिया था। पहला नियम साथी इन्होंने बोला था कि जो आपका ग्रह है वो अलग अलग दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में रहकर गोल गोल चक्कर लगाते हैं, लेकिन जो सूर्य होता है एक फोकसी पर
फोकस रहता है, स्थिर रहता है। साथ ही दो चीज होता है, एक होता है आपका साथी केंद्र और एक होता है केंद्र, इसे फोकस कहा जाता है। एक होता है फोकी। साथी आप पढ़े होंगे इसको मेजर एक्सिस बोला जाता है और इसे माइनर एक्सिस बोला जाता है। आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, ये जो आपका मेजर एक्सिस है इसी पर दो पॉइंट होता है, एक पॉइंट इसे जिसे फोकी कहा जाता है और साथ ही अगर सेंटर की बात करते हैं आपको फोकस होता है। फोकस पर नहीं स्थित होता है सूर्य, जो स्थित होता है साथ ही फोकी पर। फोकी कहने का मतलब या तो इस जगह पर रहेगा या फिर साथ ही इस जगह पर रहेगा। और जो ग्रह होते हैं गोल गोल चक्कर लगाते रहते हैं, यानी कि सबसे पहले केपलर नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया था कि जो ग्रह हैं वो साथ ही सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाते हैं दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में, लेकिन साथ ही वो वृत्ताकार नहीं होता है, वो एलिप्स टाइप पर होता है। कैसा होता है? एलिप्स टाइप पर, जिसे आप कह सकते हैं अंडाकार टाइप पर। क्या हो साथी? अंडाकार टाइप पर होता है और इसमें गोल गोल चक्कर ग्रह लगाते हैं अपने अपने ऑर्बिट में रहकर। पहला नियम यही बोला गया था और पहला नियम को बोला जाता है कक्षाओं का नियम। क्या बोलेंगे? इसे बोल रहे हैं कक्षाओं का नियम, यानी साथ ही एरिया ऑफ लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी कह सकते हैं, कक्षाओं का नियम इसे बोला गया था। इस बात को ध्यान में रखिएगा। साथ ही जो दूसरा नियम था इसी से संबंधित था। दूसरा नियम क्या बोला गया था? दूसरा नियम में साथी केपलर साहब ने बोले सेकंड लॉ में कि अगर साथी ये आपका इलिप्स आकार का साथी आकृति है, अगर यहाँ पे सूर्य है, मान लेते साथी यहाँ पे क्या है? सूर्य है, तो इस कंडीशन में अगर कोई ग्रह यहां से चलना शुरू किया है, यहां से चलना शुरू किया और चलते चलते चक्कर लगाकर यहां पे पहुंच गया, साथी अगर ये एरिया 20 दिन में कवर कर रहा है, ध्यान से सुनना, अगर ये एरिया 20 दिन में कवर कर रहा है और फिर अगर दूसरे तरफ यही ग्रह साथी यहां से चलना शुरू किया और चलते चलते यहां पे 20 दिन पर पहुंचता है। कितना दिन पर? 20 दिन पर अगर आप यहां पहुंचता है तो ये जो आपका एरिया होगा और ये जो आपका एरिया होगा दोनों आपस में बराबर होगा। क्या होगा? दोनों आपस में बराबर होगा। यानी कि दूसरा नियम उन्होंने बताया था कि एक ग्रह जो है निश्चित समय अंतराल में निश्चित क्षेत्रफल को विस्थापित करता है, यानी निश्चित समय अंतराल में निश्चित एरिया को कवर करता है, समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल को कवर करता है। उन्होंने दूसरा नियम में बताया था, यानी कि कह सकते हैं 20 दिन यहां जितना एरिया कवर करा और 20 दिन अगर लेता है तो ये भी एरिया दोनों आपस में बराबर होगा। अब इसका मतलब क्या निकलता है साथी? इसका मतलब निकल कर आया, द्वितीय नियम से मतलब साथी निकल कर आया कि जो ग्रह सूर्य के निकट होगा उसका साथी वेग अधिक होगा और जो ग्रह सूर्य से दूर होगा उसका साथी वेग क्या होगा? कम होगा। और जो द्वितीय नियम है यही आपको डिपेंड करता है कोणीय संवेग संरक्षण के आधार पर। किस पे डिपेंड करता है? कोणीय संवेग संरक्षण के आधार पर, साथ ही कोणीय संवेग संरक्षण के आधार पर डिपेंड करता है। इस बात को ध्यान रखना, यानी कि आप कह सकते हो एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर साथ ही यही नियम जो है कार्य करता है। इस बात को ध्यान रखना। साथ ही उन्होंने तीसरा नियम भी दिया था। तीसरा नियम क्या दिया था? जरा ध्यान देना। साथ ही केपलर का जो तीसरा नियम है उनको कहना था कि सूर्य के अगर चारों तरफ कोई ग्रह चक्कर लगा रहा है, मान लो साथी आपका सन है और ग्रह इसका गोल गोल चक्कर लगा रहा है, तो एक चक्कर में जो लगा समय होगा, अगर यह ग्रह घूम रहा है और साथ ही घूमते घूमते एक चक्कर लगाया, एक चक्कर में लगा जो समय होगा उस समय का वर्ग साथ ही सूर्य और ग्रह के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसका तृतीय घात का डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। ये तीसरा नियम उन्होंने बोला था, यानी कि बोला था कि अगर कोई ग्रह है सूर्य से जितना दूरी पर होगा साथ ही उसको एक चक्कर लगाने में, यानी कि जो परिक्रमण काल होता है उतना ही ज्यादा लगेगा। यही कारण है कि जो सूर्य के नजदीक बुध ग्रह होता है साथ ही बुध मात्र ये आपको 88 दिन में एक चक्कर लगा पाता है। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं साथ ही से जो सबसे जो दूर होता है वरुण 165 दिन में 165 वर्ष, साथी माफ करना 165 वर्ष में एक चक्कर लगा पाता है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा दूरी होगा उतना ज्यादा समय लगेगा एक चक्कर लगाने में। ये साथी इन्होंने तीसरा नियम में बताया था। इस नियम को कहा जाता है परिक्रमण काल का नियम। क्या बोला जाएगा? इसे बोला जाता है परिक्रमण काल का नियम। इस बात को ध्यान रखना, इसे बोला जाता है परिक्रमण काल का नियम और साथ ही इसको बोला जाता है क्षेत्रीय वेग का नियम। जो दूसरा नियम है इसे बोला जाता है क्षेत्रीय वेग का नियम। इस बात को साथ ही ध्यान रखना। और यहां से शिक्षक भर्ती में सवाल पूछा गया, जो सवाल मैं आपको बता रहा हूं यह रहा आपका सवाल कि जो आपका केपलर साहब का द्वितीय गति नियम है किस पे आधारित है? तो साथी जो आधारित है आपका कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इस सिद्धांत पर ही आधारित है। तो आप इतना याद रखने के साथ ही यहां से जो भी सवाल बनेगा आपसे बनना चाहिए, तो इस प्रश्न को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये आपका सत्य होगा। अगर मैं न्यूटन के बारे में बात करता हूं तो साथ ही जो न्यूटन का प्रथम गति नियम है इससे आपको बल का परिभाषा प्राप्त होता है। बस इतना याद रखना है कि प्रथम नियम से क्या प्राप्त होगा, तो बल का जो परिभाषा है डिफिनेशन ऑफ फोर्स साथ ही यहां से प्राप्त होता है। अगर मैं दूसरे बात करता हूं तो जो बल का व्यंजक है, साथ ही जो बल का व्यंजक होता है, ये बल का व्यंजक किससे प्राप्त होता है? तो न्यूटन का द्वितीय गति नियम से प्राप्त होगा। बल का व्यंजक कहने का मतलब है फॉर्मूला ऑफ फोर्स, डेफिनेशन ऑफ फोर्स साथ ही किससे आएगा? फर्स्ट लॉ से।
फॉर्मूला ऑफ फोर्स किससे आएगा? सेकंड लॉ से। इसी को कहा जाता है साथ ही मात्रात्मक परिभाषा। अगर आपसे सवाल पूछे कि बल का मात्रात्मक परिभाषा किससे से प्राप्त होता है, तो न्यूटन का जो द्वितीय गति नियम है उसी से बल का मात्रात्मक परिभाषा प्राप्त होता है। साथ ही एक और होता है न्यूटन का तृतीय गति नियम। जरा बताइए कि न्यूटन का जो तृतीय गति नियम है जिसे थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहा जाता है, इसका दूसरा नाम क्या है? साथ ही इसका सेकेंड नाम क्या है? जरा एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि न्यूटन का तृतीय गति नियम का दूसरा नाम क्या है। साथ ही तृतीय गति नियम में कहता है कि अगर आप किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी आप पर उतना ही बल लगाएगी, लेकिन डायरेक्शन विपरीत होगा। अब यही कारण है कि अगर आप दीवार पर मारते हैं तो साथ ही दीवार आपको चोट लगता है। क्यों? अगर साथ ही दीवार पर आप मारते हैं तो चोट क्यों लगता है? कारण न्यूटन का तृतीय गति नियम है। क्योंकि आप अगर दीवार पर बल लगा रहे हैं तो दीवार भी आपके हथेली पर, आपके साथ ही हाथ पर बल लगाती है। यही कारण है कि अगर आप किसी दीवार पर धक्का मारते हो तो आपको भी चोट लगता हो प्रतीत होता है। साथ ही न्यूटन का तृतीय गति नियम, यानी कि इसका जो दूसरा नाम होता है उसे बोला जाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जो आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है साथ ही उसे न्यूटन का तृतीय गति नियम कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा और इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपका सी नंबर होगा। बढ़ता हूं साथी नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, जरा ध्यान देना। नेक्स्ट सवाल कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? साथ ही बहुत शानदार सवाल, और बार बार मैंने आपको बताया है कि अगर आपसे सदिश अदिश राशि अगर आपसे पूछता है तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप बना सकते हो। मैंने ट्रिक भी बताया था। तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ इस प्रश्न का सही जवाब साथी क्या होगा। हमारे साथ जो अभी है उसमें से संगीता कुमारी है, केशव है, शालू है, पुष्पम कुमारी है, छोटू है, प्रिया है, रूपा कुमारी है, केशव है, रिया बॉय हमारे साथ जुड़े हुए, खुशी है, खुशबू है, प्रतिभा पाटिल है हमारे साथ जो लगातार कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से आप सबको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और बहुत बहुत धन्यवाद साथी कि आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जुड़कर बता रहे हैं। आदित्य राज भी हमारे साथ है और अरुण है, पल्लवी है, चांदनी है, प्रियंका है, अंजिल है, प्रियंका है, संगीता है, आप सब बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही यहां से दो बातें याद रखना। अगर आपसे बोला जाए भौतिक राशि के बारे में तो मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में आपको मैं बताया हूं कि जो भौतिक राशि होता है, जो फिजिकल क्वांटिटी होता है, साथ ही से दो तरीका से बांटा गया है। एक आपका मेजरमेंट के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट, और अगर मैं दूसरा बात बोलता हूं साथी तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, यानी डायरेक्शन और साथ ही दिशा और परिमाण के आधार पर भी इसे बांटा गया है। मेजरमेंट के आधार पर जो इसे बांटा गया है उसमें साथ ही सबसे पहले मूल्य राशि आता है, उसके बाद साथ ही व्युत्पन्न राशि आता है, और मैं तीसरा अगर बात करता हूं तो साथ ही पूरक राशि आता है। यानी कि इसमें आप देखोगे फंडामेंटल क्वांटिटीज आ जाएगा, डिराइव्ड आ जाएगा, और साथ ही आपको सप्लीमेंट्री या कंप्लीमेंट्री आता है। यहाँ पे बात किया जा रहा है साथ ही दिशा और परिमाण के आधार पर, यानी कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के आधार पर। तो सबसे पहले आता है वेक्टर क्वांटिटी जिसे सदिश राशि बोला जाता है, और दूसरा आपका आ रहा है अदिश राशि जिसे साथ ही स्केलर क्वांटिटीज कहा जाता है। सदिश राशि की अगर मैं बात करता हूं तो वैसी भौतिक राशि को कहा जाता है जिसमें डायरेक्शन भी हो और साथ साथ मैग्नीट्यूड भी हो। दिशा और परिमाण अगर दोनों किसी भौतिक राशि में उपलब्ध है तो उस राशि को सदिश राशि कहा जाता है। साथ ही अगर वहीं पे अगर मैं बात करता हूं अदिश राशि का तो वैसी राशि जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन का बोध नहीं किया जाता है, उसे अदिश राशि बोला जाता है, स्केलर क्वांटिटीज बोला जाता है। कैसे आप याद रखोगे साथी, उसके लिए मैं एक आपको ट्रिक बताया था, उसी ट्रिक से आप इस प्रश्न को आंसर दे पाएंगे। कुछ साथी अगर मैं आपसे बोलूं बल, तो बल एक ऐसी भौतिक राशि है जिसमें आपका डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। साथ ही मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करता हूं तो अगर कोई नंबर में चीजें बता पा रहे 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, 25 न्यूटन, तो ये आपका मैग्नीट्यूड है। 25 न्यूटन लगाने के बाद आप देखते हैं किसी वस्तु का आप एक फिक्स डायरेक्शन में धक्का दे पाते हैं। तो साथ ही जब भी आप किसी वस्तु पर बल आरोपित करते हो तो एक तो आपका मैग्नीट्यूड लगता है नंबर में, उसके बाद आप उसको एक डायरेक्शन में पुश कर पाते हैं या फिर एक डायरेक्शन में खींच पाते हैं। तो वहां पे आपका दिशा भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा, इसलिए बल क्या होगा आपका सदिश राशि हो जाएगा। बात कर लेते हैं साथ ही इसमें गति, विस्थापन और वेग, इसका आंसर हो जाएगा गति, क्योंकि गति जिसे हम चाल कहते हैं और चाल सिर्फ और सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड होता है। जैसे अगर आप गाड़ी चला रहे हो और आपसे बोला जाए कि कितना का स्पीड से चला रहे हैं, आप बोलेंगे 50 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से। साथ ही जो 50 हो गया स्पीड हो गया, चाल हो गया। लेकिन अगर इसी में बोला जाए कि आप किस दिशा में चला रहे हैं इस स्पीड से, तो बोला जाएगा पूर्व दिशा में चला रहे हैं। तो अब जो दोनों मिल गया इसे वेग कहा जाएगा, वेलोसिटी कहा जाएगा। अब हो गया वेग, लेकिन अगर डायरेक्शन नहीं था तब था चाल। यही दोनों में अंतर है कि साथ ही चाल कब कहेंगे और वेग कब कहेंगे। तो अगर डायरेक्शन जुड़ गया तो वेग हो गया, यह आपका सदिश राशि हो गया। जब तक डायरेक्शन नहीं जुड़ा था तभी आपका क्या था, अदिश राशि था, स्केलर क्वांटिटीज था। साथ ही अगर मैं विस्थापन की बात करता हूं तो विस्थापन होता है दो बिंदुओं के बीच का न्यूनतम दूरी। अगर यहां से चलना शुरू किया और ऐसे ऐसे आप यहां पे पहुंच जाते हैं
तो प्रारंभिक बिंदु और जो अंतिम बिंदु के बीच का जो डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को साथ ही कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन कहा जाता है। और विस्थापन में देखा जाता है कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु किस ओर है, तो साथ ही इसमें दिशा का भी चर्चा होता है, यानी दिशा को भी देखा जाता है। इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट होता है, इस डिस्प्लेसमेंट को बोला जाता है आपका सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है। इस बात को ध्यान रखना। और साथ ही ये सवाल शिक्षक भर्ती में पूछा हुआ सवाल है। अब अगर ये सवाल आ रहा है तो आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि सर हमारे शिफ्ट में भी ऐसा सवाल आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है। जब यही पैटर्न है तो इसी पैटर्न को फॉलो करके आपके भी एग्जाम्स में सवाल आएगा, तो आप कैसे बनाओगे। तो साथ ही उसके लिए एक ट्रिक मैंने बताया था, आप सबको याद होगा। जरा बताइए अदिश राशि को कैसे पहचानेंगे। अदिश राशि पहचानने के एक साथ ही ट्रिक है। साथ ही अदिश राशि कैसे पहचानेंगे, विकास सर का ट्रिक जल्दी से बता दो। साथ ही V2 सर का ट्रिक है ना, कैसे आप बता पाओगे। आप बोलोगे सर ये आपका ट्रिक जो था उसका दाल MSc से आता है। मान लो साथी पड़ोसी के दाल दुकान से आता है, लेकिन जो उसका दाल है ना, उसका मतलब साथी उसका दाल कहां से आता है, MSc से आता है। आप इसके माध्यम से आप निकाल पाओगे कौन सा अदिश राशि है। साथ ही उसके बाद सदिश राशि खुद मालूम चल जाएगा। ऊफर क्या होता है याद रखना। साथ ही ऊफर एनर्जी यानी कि ऊर्जा होता है। सफर क्या होता है आपका, सफर समय होता है। कफर क्या होता है साथ ही आपका कार्य होता है जिसे वर्क कहा जाता है। दफर क्या होता है, दाब जिसे इंग्लिश में प्रेशर कहा जाता है। एल फॉर लंबाई यानी कि लेंथ होता है, इस बात को ध्यान रखना। एम पर आपका मास होता है जिसे द्रव्यमान कहा जाता है। एस पर आपका स्पीड होता है जिसे हिंदी में गति या चाल कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखना। चाल या साथ ही गति कहा जाता है। सी फॉर आपका करंट होता है। करंट कहने का मतलब है विद्युत धारा। जो आपका विद्युत धारा है ये भी आपका अदिश राशि है। आ फॉर क्या होता है साथ ही वॉल्यूम जिसे आयतन कहा जाता है। और टी फॉर क्या होता है, ताप फॉर साथ ही तापमान, तापमान जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। इस सारे के सारे क्या है आपका अदिश राशि है। अगर आप साथ ही अदिश राशि याद कर लेते हैं तो सदिश राशि आप ऑप्शन से एलिमिनेशन मेथड लगाकर आप अच्छे से बता पाएंगे। तो सारे के सारे अदिश राशि है, याद रखिएगा। साथ ही इसके अलावा अदिश राशि में आपको याद रखना है घनत्व जिसे डेंसिटी कहा जाता है। इसके अलावा साथ याद रखिएगा चुंबकीय फ्लक्स जो होता है ये भी आपका अदिश राशि होता है। साथ ही इसके अलावा याद रखना विद्युतीय फ्लक्स जो है ये भी आपका अदिश राशि है। ध्यान रखना साथ ही अगर आपसे चुंबकीय क्षेत्र पूछा जाएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र आपका अदिश राशि नहीं होगा। जैसे ही क्षेत्र जुड़ेगा क्षेत्र वाला साथी आपका सदिश राशि हो जाएगा, चाहे आपका चुंबकीय क्षेत्र हो या फिर विद्युतीय क्षेत्र हो। तो जैसे ही क्षेत्र ऐड होगा तो साथी उस कंडीशन में आप देखना ध्यान देना वो आपका सदिश राशि होगा। लेकिन अगर फ्लक्स होगा तो नंबर को ही सिर्फ रिप्रेजेंट करता है, इसलिए फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका अदिश राशि होगा। तो ये सारी चीज था जो मैंने आपको बता दिया, साथ ही सदिश और अदिश राशि से संबंधित था ना। साथ ही याद रखना इसके अलावा दाब और विद्युत धारा दो ऐसी भौतिक राशि हैं, जिसमें साथ ही दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है, लेकिन फिर भी ये साथ ही सदिश राशि नहीं होता है। क्यों, जरा कमेंट बॉक्स में बताना। साथ ही दाब और विद्युत धारा दोनों आपको दिशा भी होता है, परिमाण भी होता है, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन फिर भी सदिश राशि नहीं है, ये आपका अदिश राशि है। ऐसा क्यों है कि सर दाब और विद्युत धारा में दिशा भी है, मैग्नीट्यूड है, लेकिन फिर भी यह अदिश राशि के श्रेणी में रखा गया है। क्यों, आप सबको बताना है कमेंट बॉक्स में। बढ़ता हूं साथी नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, ज्यादा ध्यान देना। सवाल कह रहा है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है। जो सौर ऊर्जा है उसे हमें बदलना है विद्युतीय ऊर्जा में, तो किसके द्वारा परिणत करेंगे। क्या वोल्टाइक सेल के द्वारा, क्या शुष्क सेल के द्वारा, फोटोवोल्टाइक सेल के द्वारा, किसके द्वारा हम बदलेंगे। साथ ही ध्यान रखना जब मैंने आपको बोला है कि जब ऊर्जा को रूपांतरण होता है तो आपको देखना है कि किस यंत्र के बारे में पूछा जा रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल से बताऊंगा फिर आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं ऊर्जा के रूपांतरण कर रहा हूं और यहां पे बोल रहा हूं माइक्रोफोन, क्या बोल रहा हूं, माइक्रोफोन, तो साथ ही ऊर्जा के अगर रूपांतरण में माइक्रोफोन बोल रहा हूं तो आपको समझना है कि माइक्रोफोन जो यंत्र है कैसे काम करता है। अगर आप इस बात को समझ जाते हैं कि माइक्रोफोन कैसे काम करता है तो आप ऊर्जा को बता पाएंगे कि किस ऊर्जा को किस में बदल पा रहा है। जैसे साथी अगर मैं बोलूं माइक्रोफोन मतलब क्या होता है, आप बोलेंगे साउंड रिकॉर्ड हो जाएगा, आप कुछ बोले साउंड रिकॉर्ड हो गया। अब साथी बोले मतलब ध्वनि ऊर्जा, अब रिकॉर्ड हुआ कैसे, तार होगा, उसी तार के माध्यम से रिकॉर्ड होगा। तो आप बोलोगे जो माइक्रोफोन है, सर जो माइक्रोफोन है ना इसमें मैंने बोला तब रिकॉर्ड हुआ, बोलने का मतलब हो गया साथी ध्वनि ऊर्जा। यानी कि ध्वनि ऊर्जा जो है किसमें बदल रहा हो, तो ध्वनि ऊर्जा बदलेगा विद्युत ऊर्जा में। किसमें, विद्युत ऊर्जा में। ठीक उसी तरीका से आपसे सवाल पूछा गया है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है।
तो एक होता है वोल्टाइक सेल। साथ ही जो वोल्टाइक सेल होता है, ये आप देखोगे इसमें रासायनिक ऊर्जा होता है। क्या होगा? रासायनिक ऊर्जा। और इस रासायनिक ऊर्जा को बदलता है विद्युत ऊर्जा में। किसमें? रासायनिक ऊर्जा को बदलता है विद्युत ऊर्जा में। इस बात को ध्यान रखना, ये आपका साथी सेल हो गया वोल्टाइक सेल। लेकिन दूसरा अगर मैं बात करता हूं साथी, यहाँ पे शुष्क सेल है, वोल्टाइक सेल, शुष्क सेल यही काम करता है। तीसरा साथी फोटोवोल्टाइक सेल। जो फोटोवोल्टाइक सेल होता है, जरा ध्यान देना, जो फोटोवोल्टाइक सेल होता है साथी, इसको हम लोग बोलते हैं सोलर पैनल। किस नाम से जाना जाता है? सोलर पैनल जो होता है, तो सोलर पैनल के नाम से जाना जाता है, जिसे हम सोलर प्लेट भी कहते हैं। अब एक सोलर प्लेट में क्या होता है? ऊपर से साथी कांच होता है, उसके अंदर सिलिकॉन रहता है। क्या रहता है साथी? सिलिकॉन रहता है। जरा कमेंट करके बताना साथी, जो सिलिकॉन है ये कौन सा पदार्थ है? चालक, कुचालक या अर्धचालक? कौन सा पदार्थ हो जाएगा? तो वही सिलिकॉन के ऊपर अगर कांच के परत लगा दिए हैं, उसे हम फोटोवोल्टाइक सेल कहते हैं, यानी कि सोलर प्लेट कहते हैं, सोलर पैनल कहा जाता है। अब बताओ सोलर पैनल क्या करता है? अब आपके घर में होगा, आज नहीं होगा, लेकिन साथ ही आज से 5 साल पहले की बात करें, जब गांव-गांव में बिजली नहीं गई थी, उस समय सभी के घर में सोलर पैनल होता था। मेरे घर में भी सोलर पैनल है। तो साथ ही अब वो काम नहीं करता है, लेकिन उस समय कार्य कैसे करता था? आप उसको धूप में रखते थे। जैसे ही आप धूप में रखते थे, तो धूप जो था उसी से साथ ही बैटरी चार्ज हो जाती थी। और यही बैटरी जो चार्ज हुआ है, रात में हम इससे बल्ब को जलाते थे, पंखा को चलाते थे, ऐसा ही काम करता था। तो मैं वही तो सिखा रहा हूं कि साथी आपको रटना नहीं है, कंसेप्ट सीखना है। मैं तो वही सिखा रहा हूं कि जो फोटो वोल्टेइक सेल होता है, देखिए कैसे काम कर रहा है। आप बोलोगे सर काम करता है, सूर्य की प्रकाश उस पर आती है, मतलब सौर ऊर्जा। अब सूर्य की प्रकाश से क्या? सौर ऊर्जा। और तार के माध्यम से किसमें बदल रहा है? तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है, तब जाकर बैटरी में संचित ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में हो रहा है। तो साथ ही सौर ऊर्जा को किसमें बदल रहा है? विद्युत ऊर्जा में। तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलेगा? आप बोलोगे सर फोटोवोल्टाइक सेल जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब साथ ही मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर इस कॉन्सेप्ट का आप समझ चुके हैं तो आप बता सकते हैं, जो लाउड स्पीकर है, जरा कमेंट करना साथी, जो लाउड स्पीकर है किस ऊर्जा को किसमें बदलेगा? जो आपका लाउड स्पीकर है, इसको साथी सरस्वती पूजा में आपने खूब बजाया, खूब साथी संगीत सुना, खूब साथी सुनाया भी पड़ोसी को संगीत। अब बताओ वही लाउड स्पीकर किस ऊर्जा को किसमें बदलता है? एक बार आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, जितने भी साथी लाइव देख रहे हैं सबको साथी कमेंट करके बताना है कि लाउड स्पीकर किस ऊर्जा को किसमें बदलेगा। मेरे प्यारे साथी, अगर आप देखोगे तो लाउड स्पीकर काम कैसे करता है? आप बोलोगे सर लाउड स्पीकर काम करेगा, जब स्विच को ऑन करेंगे तो धारा इसमें जाएगा, और जाने के बाद साउंड निकलेगा। भाई धारा गया तो क्या? विद्युत ऊर्जा हो गया। धारा गया तो क्या हो गया? विद्युत ऊर्जा हो गया। और यही विद्युत ऊर्जा किसमें बदल रहा है? ध्वनि ऊर्जा में बदल रहा है, साउंड एनर्जी में बदल रहा है। आप बोलोगे सर यही विद्युत ऊर्जा किसमें बदल जाएगा? ध्वनि ऊर्जा में बदल जाएगा। बताओ कितना आसान है। अगर मैं बोलूं कुछ खाना खाकर मैं दौड़ना चाहूंगा, बताओ किस ऊर्जा को किसमें बदलेगा? दौड़ना, चलना, घूमना, साथ ही किस ऊर्जा को किसमें बदलेगा? आप बोलोगे सर खाना खाया तो रासायनिक ऊर्जा हो गया। अब वही रासायनिक ऊर्जा हमारे मांसपेशियों में संचित हो जाता है। तो साथी बताओ कि अगर मैं दौड़ रहा हूं खाना खाने के बाद, तो दौड़ने के क्रम में चलने के क्रम में साथी किस ऊर्जा को किसमें बदला जाएगा? ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर मैं खाना खाया, उसको दौड़ना चाह रहा हूं, टहलना चाह रहा हूं, तो उस कंडीशन में किस ऊर्जा को किसमें बदला जा रहा है? तो जब आप खाना खाओगे, वो रासायनिक पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ आपकी मांसपेशियों में संचित हो जाता है। तो या तो आप रासायनिक पदार्थ कहोगे या उसको साथ ही पेशीय ऊर्जा कहेंगे। क्या कहेंगे? पेशीय ऊर्जा। तो आपके शरीर में जो है क्या हो गया? पेशीय ऊर्जा हो गया। अगर साथ ही आप पेशीय ऊर्जा, जब आप चल रहे हो तो चलने में गतिज ऊर्जा होता है। क्या होता है? गतिज ऊर्जा होता है। याद रखना मेरे प्यारे साथी, पेशीय ऊर्जा को आप गतिज ऊर्जा में बदल रहे हो। पेशीय ऊर्जा की जगह आप रासायनिक ऊर्जा भी कह सकते हैं, रासायनिक ऊर्जा को पेशीय ऊर्जा में बदला जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर बैटरी के बारे में पूछा जाएगा, तो बैटरी में क्या होता है? रासायनिक पदार्थ होता है, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। यानी कि बस मैं इतना बताना चाहता हूं कि अगर सवाल शिक्षक भर्ती में पूछा गया है, तो आपके शिफ्ट में भी यहां से सवाल बनेगा। और साथ ही अगर सवाल बनेगा तो कुछ ऐसा यंत्र लिखा जाएगा जिसके बारे में आप नहीं जान रहे होंगे, लेकिन उसका फंक्शन के बारे में जानकारी होगा। जैसे साथी मैं बोलूं गिटार के बारे में, सितार के बारे में, क्या आप जानते हैं किस ऊर्जा को किसमें बदलता है? नहीं जानते हो, लेकिन सितार कैसे बजता है ये तो मालूम है। अगर आपसे सवाल पूछ दिया कि सितार किस ऊर्जा को किसमें बदलता है, तो क्या आप नहीं बता पाओगे? साथ ही सितार बोले या फिर वाद्य यंत्र, जितने भी यंत्र होते हैं जिसमें रस्सी लगा हुआ रहे, साथ ही उस किस ऊर्जा को किसमें बदलता है?
आप आसानी से बता पाओगे। बस उसका फंक्शन देखना है कि कार्य कैसे करता है, साथ ही सितार कैसे कार्य करता है। आप रस्सी को पहले ऐसे से डुलाते हो, हिलाते हो, फिर उसमें से एक अच्छा सा मधुर सा साउंड निकल कर आता है। तो यानी कि आप बोलोगे जो सितार है सर घुमाया जा रहा है, साथ याद रखना जब भी घुमाया जाएगा तो उसमें यांत्रिक ऊर्जा होगा। क्या होगा? यांत्रिक ऊर्जा होगा। साथ ही ये आपका यांत्रिक ऊर्जा हो गया, ये आपका यांत्रिक ऊर्जा हो गया, और इसे साउंड निकल रहा है तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देगा। यानी कि बस मैं इतना समझाना चाहता हूं कि अगर कोई उपकरण दिया गया है तो आप देखिए कि काम कैसे करता है। अगर आपको मालूम चल गया कि काम कैसे करता है तो आप बता देंगे कि किस ऊर्जा को किस में बदल रहा है। अब मालूम ही नहीं चलेगा कि कार्य कैसे कर रहा है तब तो फिर दिक्कत होगा, है कि नहीं? तब तो आपको बहुत दिक्कत होगा। तो साथ याद रखना, इस तरीके से आपको याद करना, रटना बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट सवाल की बात मैं करता हूं साथी। नेक्स्ट सवाल क्या है? निम्नलिखित प्रकार के उष्मा इंजन में से किस में कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है? साथ ही कार्बोरेटर का प्रयोग किसको करेंगे? क्या हम पेट्रोल इंजन में करेंगे, डीजल इंजन में करेंगे, भाप इंजन में करेंगे? किसमें हम साथ ही कार्बोरेटर का प्रयोग करते हैं? साथ ही कार्बोरेटर का काम क्या होता है? आप देखो जो कार्बोरेटर है, साथ ही इस कार्बोरेटर को गाड़ी में प्रयोग क्या होता है, ध्यान देना। साथ ही कार्बोरेटर जो होता है ये आपका डीजल इंजन में नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? डीजल इंजन में नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना। साथ ही कार्बोरेटर आपको पेट्रोल इंजन में होता है। किसमें होगा? पेट्रोल। अच्छा, पेट्रोल इंजन कहने का मतलब आप साथ ही वाहन के देखे होंगे, एक डीजल से चलने वाला वाहन है, उसमें डीजल का इंजन रहेगा। एक साथ ही पेट्रोल से चलने वाला वाहन होती है, उसमें जो इंजन होगा पेट्रोल वाला इंजन होगा। तो जो पेट्रोल वाला इंजन होता है या फिर जो पेट्रोल से चलने वाला गाड़ी है उसमें कार्बोरेटर होता है। कार्बोरेटर का काम क्या होता है? साथी जो अंदर रहता है ईंधन, उसको वायु को इस तरीका से मतलब मिलाना ताकि साथी बिना कोई परेशानी के उसमें साथी दहन की प्रक्रिया हो सके। तो अगर मैं बोलूं कार्बोरेटर का काम क्या है, तो हवा जो है उस हवा को ईंधन में इस तरीका से मिक्स करना कि बिना कोई परेशानी के आसानी से साथी पेट्रोल का दहन हो सके, पेट्रोल का दहन हो सके, यही इसका काम है। और जो साथी पेट्रोल इंजन है इससे पेट्रोल का दहन होता है, और दहन के कारण साथी क्या होता है? गाड़ी आगे चल पाती है। इस बात को ध्यान रखना। साथी पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर होता है, इस बात को ध्यान रखना। साथी दोनों इंजन में, डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन दोनों में आईसी इंजन होता है। क्या होता है? आईसी इंजन होता है, इस बात को ध्यान रखना। अगर आपको आईसी इंजन के बारे में पूछा जाएगा तो दोनों में याद रखना कि डीजल में भी होता है और पेट्रोल इंजन में, दोनों में आईसी इंजन होता है। लेकिन आईसी इंजन होने के बावजूद भी जो आपका डीजल इंजन है इसमें कार्बोरेटर नहीं होता है, कार्बोरेटर साथी नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ए नंबर होगा। साथी सेशन कैसा लग रहा है एक बार आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, जो आप सब कमेंट करते हैं। साथ ही साथ अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा तो सेशन को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइएगा। बाकी साथी आप सब तो बहुत शानदार तरीका से आंसर दे रहे हैं, इसी तरीका से हमारे साथ जुड़कर आंसर देते रहिएगा। बढ़ता हूं नेक्स्ट सवाल की ओर। साथी नेक्स्ट सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, लेकिन ना उससे पहले थोड़ा सा साथी मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप में से बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो भटक रहे हैं, उनको एक कोर्स की जरूरत है जहां पे पढ़ने के बाद सफलता प्राप्त करें। अगर साथी आप भी चाहते हैं सफल होना, अगर आप चाहते हैं बहुत बेहतरीन तरीका से सही डायरेक्शन में काम करना, साथी मेहनत सब कोई करता है, लेकिन मेहनत सही दिशा में हो वही सफलता प्राप्त करता है। तो मैं चाहता हूं आप एक सही दिशा में मेहनत कीजिए। अब सही दिशा में मेहनत करने के लिए सबसे पहले आपको जानकारी होना चाहिए कि हमें सिलेबस में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। पढ़ने के लिए भी बहुत चीज है, तो यही चीज को प्राप्त करने के लिए साथी किस तरीके के सवाल पूछा जाता है, आप सबको जो नहीं जुड़े उनको कोर्सेस में जुड़ना होगा, क्योंकि वहीं पे अलग अलग सब्जेक्ट का जो शिक्षक है वो बताते हैं कि क्या आपको पढ़ना है, किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना है, कैसा सवाल पूछा जाएगा, और साथ ही उसी तरीका से आपको वहां पे पढ़ाया जाता है। साथ ही साथ एनसीईआरटी के साथ पढ़ाया जाता है। आप जानते हैं कि आपके एग्जाम्स में बिहार शिक्षक भर्ती में साथी एनसीईआरटी के बुक से ही सवाल पूछा जाता है। तो इस कोर्सेस में एनसीईआरटी के बुक से ही पढ़ाया जाता है हर एक टॉपिक, और बहुत ही सिंपल वे में, इतना सिंपल वे में पढ़ाया जा रहा है कि आज से 2 साल पहले अगर आप पढ़ाई छोड़ दिए हैं और फिर भी पढ़ने की मन है और अगर लगता है कि फिर हमें सफलता प्राप्त करना है, बस आपके अंदर हौसला होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, आपको समझ में आएगा, हर एक सब्जेक्ट समझ में आएगा। तो साथ ही उसके लिए हमारे एप्लीकेशंस द ऑफिसर एकेडमी में जुड़ना होगा, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिनअप किया गया है, या आप गूगल प्ले स्टोर में सर्च कर सकते हैं द ऑफिसर एकेडमी। साथ ही जैसे आप सर्च करोगे फिर आपको ये एप्लीकेशन आएगा, उसमें मात्र साथी 999 रुपया में 999 में आप हमारे साथ जुड़कर बहुत बेहतरीन तरीके से पीआरटी के लिए तैयारी कर सकते हैं साथी। और इस बार सिलेक्शन आपकी बिल्कुल सुनिश्चित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके साथ साथ 2 कोर्सेज बिल्कुल फ्री मिल रहा है। एक आपका कवच बैच, साथी अगर थ्योरी पढ़ लेते हैं तो थ्योरी पढ़ने के बाद रिवीजन की भी जरूरत होता है, उसके लिए साथी कवच बैच में बहुत सारा एमसीक्यू है जिसके माध्यम से आप चैप्टर वाइज रिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद साथी एक नोट्स है जिसको बोलते हैं एनसीईआरटी माइंड मैप नोट्स। इतना कर लेने के बाद
एग्जाम में सवाल कहां से पूछेगा भाई, यहीं से तो सवाल बनता है। तो इतना कर लेने के बाद आपकी सफलता बिल्कुल सुनिश्चित हो जाएगी और आप सब सफल होंगे। अगर आपने नहीं जुड़ा है तो जरूर जुड़िएगा, जो जुड़ चुके हैं मन लगा के साथ ही पढ़ाई कीजिए, क्योंकि इस बार अंतिम होगा जो इतनी बड़ी वैकेंसी आएगी। मैं इसको बताऊं साथी नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से किस क्रिया से नए चुंबकीय ध्रुव में नहीं बनेंगे। अब बताना है कि इसमें से कौन ऐसा क्रिया है जिसके माध्यम से हम नए चुंबक नहीं बना पाएंगे। जल्दी से आपको बताना है कौन सा ऐसा चुंबक है, सॉरी कौन सा ऐसा प्रक्रिया है जिसमें ध्रुव नहीं बनेगा। चुंबकीय पट्टी को आधा काटने से, परिनालिका में विद्युत धारा को प्रवाहित करने से, एक सीधे तार में विद्युत धारा को प्रवाहित करने से, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। साथ ही आप कमेंट करके आंसर बताइएगा। मैं थोड़ा सा आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं चुंबक के बारे में। साथ ही चुंबक एक ऐसा पदार्थ है, मैग्नेटिक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें साथ ही क्या होता है, किसी लौह पदार्थों को आकर्षण या अपने से दूर भेजना, जिसे हम प्रतिकर्षण कहते हैं, उसमें गुण होता है। यानी कि किसी लौह पदार्थ को या तो अट्रैक्शन कर सकता है या अपने से रिपल्सन कर सकता है। उस गुण को साथ ही हम कहते हैं चुंबकत्व, जिसे मैग्नेटिज्म कहते हैं। तो चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जिसमें मैग्नेटिज्म का गुण होता है, और मैग्नेटिज्म का जिसमें गुण है उसे साथ ही चुंबक कहेंगे। चुंबक की अगर मैं बात करता हूं साथ ही, इस चुंबक में दो ध्रुव होता है, एक आपका नॉर्थ और एक आपका होता है साउथ ध्रुव। अब जितने भी साथ ही चुंबक है, अब उसमें नॉर्थ और साउथ ध्रुव होता है, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के चुंबक में आपका ध्रुव नहीं बनेगा। अब देखिएगा साथी, अब पहला है चुंबक को पट्टी को आधा काट देना। ये आपका चुंबक है, मैग्नेट है, अगर मैं इसको आधा काट दूं तो क्या ध्रुव नहीं बनेगा? साथी बिल्कुल बनेगा, क्योंकि जैसे आप आधा काटोगे ये चुंबक का ही भाग है, और साथी चुंबक की भाग है तो ध्रुव उससे अलग नहीं कर सकते हैं। साथी जैसे आप अलग करोगे फिर से एक नए ध्रुव बन जाएगा, यानी कि चुंबक से चुंबक की ध्रुवों को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है। क्या नहीं किया जा सकता है? तो आंसर होगा नहीं, इसमें ध्रुव बनेगा ही बनेगा। उसके बाद दूसरा, परिनालिका में विद्युत धारा का प्रवाहित करने से। साथ ही मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि परिनालिका क्या होता है। परिनालिका जिसे इंग्लिश में सोलेनोइड कहा जाता है। सोलेनोइड एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है, लेकिन साथ ही अस्थायी चुंबक होता है। अस्थायी चुंबक कहने का मतलब है कि टेम्पोररी मैग्नेट होता है। क्या होता है? टेम्पोररी मैग्नेट होता है, साथ ही परमानेंट मैग्नेट नहीं होता है। टेम्पोररी मैग्नेट कहने का मतलब है कि किसी में अगर विद्युत धारा दे रहे हो तब चुंबक की तरह काम करेगा, विद्युत धारा देना बंद कर देंगे और चुंबक की तरह कार्य करना बंद कर देगा, उसे साथ ही कहा जाता है अस्थायी चुंबक। इस तरीका का परिनालिका बनता है। जब इसमें आप धारा देंगे तो लौह चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर खींच लेगा, धारा देना बंद कर देंगे, एक खिंचवे नहीं करेगा, दूर छोड़ देगा। दूर छोड़ देगा तो साथ ही वैसे पदार्थ जो विद्युत धारा देने के बाद चुंबक की तरह काम करता है उसे साथ ही परिनालिका या अस्थायी चुंबक कहते हैं। परिनालिका में भी यही होता है, लेकिन साथ ही परिनालिका में भी ध्रुव बनता है। अगर साथ ही इधर से करंट दे रहे हैं तो अगर इधर नॉर्थ है तो इधर साउथ बनेगा, अगर करंट चेंज कर रहे हैं तो इसका ध्रुव चेंज हो जाएगा, साउथ और नॉर्थ हो जाएगा। यानी कि यहां पे ध्रुव बनता है। साथ ही इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर जो चुंबकीय बल रेखाएं होते हैं एक दूसरे के समानांतर होते हैं, और हर एक पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है, हर एक पॉइंट पर साथ ही इक्वल होता है। ये आपका परिनालिका है, यानी कि इसमें भी साथ ही प्रवाहित करने पर ध्रुव बनता है। ये बिल्कुल साथ ही साथ ये भी सत्य है। अब अगर किसी सीधे तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, अब अगर कोई तार है और उस तार में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो वहां पे ध्रुव नहीं बनता है, वहां पे ध्रुव नहीं बनता है। सब याद रखना, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब सी नंबर होगा, क्योंकि बोल रहा था जहां पे ध्रुव नहीं बनता हो तो सी में नहीं बनता है। अब साथ ही यहां पे देखना, सबसे पहले एक ऑरेस्टेड नामक वैज्ञानिक थे। ऑरेस्टेड नामक वैज्ञानिक ने साथ ही क्या बताया था? जो ऑरेस्टेड नामक वैज्ञानिक है, सबसे पहले इन्होंने बताया था कि किसी चालक तार में अगर आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हो, किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हो तो चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। साथ ही मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर चालक धारावाही चालक तार में मैं अगर विद्युत धारा भेज रहा हूं तो उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा कैसा बनेगा? क्या समानांतर बनेगा, सकेंद्रीय वृत्त बनेगा, या साथ ही कैसा बनेगा? आपको एक बार कमेंट करके आप सबको बताना है। जितने लोग बताएंगे सबका मैं नाम पढ़ूंगा, कितने लोग सही बता रहे हैं। तो साथ इस बात को ध्यान रखना, इसके बारे में मैक्सवेल ने बताया था सबसे पहले। किसना? तो अगर चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बोले तो मैक्सवेल ने बताया था कि अगर किसी धारावाही चालक तार में अगर आप विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हो और अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र आपको विद्युत धारा की दिशा बता रहा है तो शेष अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताएगा। उसे साथ कहते हैं मैक्सवेल का अंगूठा का नियम, या दक्षिण हाथ का अंगूठा का नियम कहा जाता है। उसी में साथ उन्होंने बताया था। आप सबको बताना है कि कैसा साथ ही इसमें चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। साथ ही सबसे पहला जो जवाब आ रहा है, मैं देख रहा हूँ संगीता कुमारी को, जो बता रहे कि सकेंद्रीय वृत्त होगा। बहुत शानदार, क्या आप बता पा रहे? साथ ही हमारे साथ शिखा है, साक्षी है, लक्ष्मण है, आर्यन राज है, आर्यन बता रहे, अजीत बता रहे, मनोज बता पा रहे, मनु बता पा रहे, साथ ही दिलीप बता पा रहे, संगीता, कविता, चंदू बता पा रहे, पूजा यादव बता रहे, विजय बता पा रहे, और एमडी सलमान बता रहे, पुष्पा बता रहे, रेशमी बता पा रही हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। किसका केंद्रीय वृत्त होगा? साथ ही मैक्सवेल तो नाम है, प्रवीण कुमार भी बता पा रहे हैं, रूबी है, पायल है,
सब लोग साथी इस प्रश्न का आंसर दे रहे। ध्यान रखना साथी, सकेंद्रीय वृत्त बनता है। कैसा बनता है? सकेंद्रीय वृत्त। वैसा वृत्त जिसका साथी केंद्र एक ही हो, तो यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो सकेंद्रीय वृत्त के रूप में बनता है। इस बात को ध्यान रखना है। सी नंबर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल साथी बहुत शानदार है। सवाल क्या पूछ रहा है कि लेंस का नियम खाली संरचना पर आधारित है। लेंस का नियम जो है किस संरचना पर आधारित है? क्या ऊर्जा के संरक्षण पर, आवेश पर, संवेग पर, किस संरक्षण के सिद्धांत पर साथी आधारित है? अगर मैं साथी यहां पे बोलूं तो दो चीजें आप याद रखना। एक फैराडे का नियम। अगर मैं फैराडे का नियम बोलूं साथी, फैराडे का कौन सा नियम है जरा कमेंट करके बताना। फैराडे का कौन सा नियम है साथी? इन्होंने कौन सा नियम दिया था? 11 वर्ष लगातार इन्होंने साथी परिश्रम करा था। 11 वर्ष साथी लगातार परिश्रम करने के बाद एक नियम दिया था। उस नियम का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या साथी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आप में से बहुत लोग साथी 1 साल 2 साल अगर मान ली की मेहनत करेंगे, आप उसमें मैं भी इंक्लूड हूं। अगर साथी 1 साल 2 साल 3 साल मेहनत करा, अगर कोई आउटपुट नहीं मिला तो हम लोग उस रास्ता को छोड़ देते, क्योंकि हमारा परिवार मिडिल क्लास का है। दूसरी बात साथी, हमारे को उतना पैसेंस नहीं होता है। लेकिन साथी ये आदमी ने 11 साल लगातार परिश्रम करा था, तब जाकर आया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण एक सिद्धांत। साथी ये 11 साल की मेहनत, आज बताओ इनका नाम याद किया जा रहा है। इसलिए कहते साथी मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन तो सफलता मिलेगा ही मिलेगा। जब सफलता मिलेगी साथी बड़ा बेजोर होगा और सबको इनाम लेगा। इस बात को साथी ध्यान रखिएगा। जितना साथी अच्छे से, जितना ज्यादा आप मेहनत करोगे, कहा जाता है कि साथी जितने शांत तरीका से मेहनत करेंगे, सफलता उतने तमाशा और हलचल मचाएगी। ठीक उसी तरीके से साथी मेहनत जितने लंबे करेंगे, सफलता उतना ही शानदार होती है। अब देखो विद्युत चुंबकीय प्रेरण साथी किसने दिया? फैराडे ने। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण में उन्होंने क्या बोला था कि अगर किसी बंद कुंडली में अपेक्षिक गति होती है, तो उस बंद कुंडली में अपेक्षिक गति होने से एक बल उत्पन्न होता है जिसे बोला जाता है साथी ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। बोला गया कि जो विद्युत वाहक बल होता है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का दर का साथी समानुपाती होता है। दर का क्या होगा? समानुपाती होता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर का, पहले बोला गया था। उसके बाद साथी लेंज नामक वैज्ञानिक है कि फैराडे साहब जो बोल रहे हैं कि ईएमएफ जो है, विद्युत वाहक बल जो है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के समानुपाती तो होता है, लेकिन विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जो होता है उसका विरोध भी करता है। किसने बताया साथी? लेंज नामक वैज्ञानिक ने। तो इसी को नियम को साथी अगर मैं बोलूं आगे अगर किया गया मॉडिफाई, तो ई जो है डायरेक्टिव प्रोपोर्शन आप निकालेंगे ई बराबर माइनस एन डी फाई अपॉन में dt। जो आपको माइनस लगा गया है यह बताता है कि आपका जो चुंबक ईएमएफ बल है, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, वो इसका परिवर्तन का विरोध करता है। इसके बारे में लेंज नामक वैज्ञानिक ने बताया था और इस नियम को लेंज नियम कहा जाता है। और साथ ही जो लेंज नियम था वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को पालन करता था। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत कहने का मतलब क्या है कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और न ही साथ ही इसे निर्माण किया जा सकता है, बशर्ते ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। तो साथ याद रखना, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को इन्होंने पालन किया था। किसका? लेंज का नियम। और लेंज का नियम क्या था वो भी मैंने बता दिया। साथ ही कुछ बातें और आपको याद रखना है कि अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कौन कौन कार्य करता है, तो याद देखना विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर सबसे पहले जनरेटर, जो जनरेटर है साथी, जनरेटर इसी सिद्धांत पर काम करता है। दूसरा साथी याद देखना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर क्या काम करता है साथी? ट्रांसफार्मर, जो ट्रांसफार्मर होता है इसी सिद्धांत पर काम करता है। साथी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर जनरेटर और ट्रांसफार्मर काम करता है। साथ ही मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जो जनरेटर है जिसे हम लोग डायनेमो कहा करते हैं, वो डायनेमो एक और सिद्धांत पर काम करता है। वो कौन सा सिद्धांत है? कमेंट करके बताइएगा। साथ ही जो जनरेटर या डायनेमो कहते हैं, ये डायनेमो एक और सिद्धांत पर काम करता है। वो कौन सा सिद्धांत है? वो कौन सा साथी प्रिंसिपल है? वो प्रिंसिपल को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है साथी कौन सा सिद्धांत है जिसपे काम करता है। साथी अगर यहीं से सवाल विद्युत मोटर पर पूछा जाएगा, जो आपका विद्युत मोटर होता है, जो आपको साथी विद्युत मोटर होता है, फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम पर काम करता है। इस बात को ध्यान रखना और इस प्रश्न का सही जवाब आपका ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उष्मा का सबसे अधिक कुचालक कौन है? साथी उष्मा का सबसे अधिक कुचालक पदार्थ कौन हो जाएगा? तो अगर मैं बोलूं क्या तांबा होगा, सीसा होगा, पारा होगा, क्या होगा उष्मा का सर्वाधिक कुचालक? साथी देखो, एक होता है सुचालक पदार्थ, एक होता है कुचालक पदार्थ, और एक जो होता है उसे बोलते हैं साथी अर्धचालक पदार्थ। तो अगर मैं यहां पे बोलूं एक कंडक्टर, कंडक्टर इट मीन साथी चालक। कंडक्टर कहने का मतलब है चालक। ये आपका कंडक्टर हो गया जिसमें साथी उष्मा आसानी से आर पर हो जाता है, उसे चालक कहा जाता है। जैसे लोहा के रड, साथी जो लोहा का रड है इसमें उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक आराम से प्रवाहित होता है, तो लोहा का जो रड है चालक है। साथी इसके बाद होता है कुचालक, जिसे इंसुलेटर कहते हैं। जो आपका इंसुलेटर है, इंसुलेटर में साथी अगर मैं बोलूं जिसमें उष्मा प्रवाहित ही ना हो, अगर उष्मा प्रवाहित नहीं होगा उसे साथी बोला जाएगा उष्मा का कुचालक है। क्या है? कुचालक है। जैसे साथी शीशा, बहुत कम मात्रा में धीरे धीरे उष्मा साथी जाती है, ठीक है, कुचालक है। साथी अगर मैं बोलूं रबर,
रबर, रबर अगर है साथी आप गर्म करेंगे रबर तो पिघलना शुरू होगा, गर्म एक उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाएगा। उसके बाद साथी अगर मैं बोलूं साथी अर्धचालक, क्या होता है अर्धचालक, वही अर्धचालक जिसमें बहुत कम मात्रा में जाता है, क्या तो बहुत कम मात्रा में जाता है उसको बोला जाता है अर्धचालक, जिससे साथी हम बोलते हैं क्या बोलेंगे अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, क्या बोलते हैं सेमीकंडक्टर। साथी धारा के केस में यही होता है, जिसमें धारा प्रवाहित होता है विद्युत धारा उसे चालक कहा जाता है, जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे इंसुलेटर कहा जाता है, और जिसमें धारा छोटी मात्रा में कम मात्रा में जाता है उसे साथी सेमीकंडक्टर कहा जाता है। ठीक है, तो आपका इस प्रश्न का सही जवाब होगा सीसा। जो आपका सीसा है बहुत सुंदर साथी, जो सीसा है क्या होगा, सीसा जो होगा आप देखेंगे आपका कुचालक पदार्थ होता है, याद रखना साथी। पारा एक ऐसा पदार्थ है, पारा एक ऐसा पदार्थ है साथी, धातु एक ऐसा धातु है, याद रखना ऐसा एक धातु है जो द्रव के फॉर्म में रहता है, बाकी जितने भी धातु है वो साथी किस में रहता है, ठोस के फॉर्म में रहता है, इस बात को ध्यान रखिएगा साथी। जो तांबा होता है इसमें रेजिस्टेंस कम होता है, रेजिस्टेंस कम होता है, इसलिए साथी इसका तार बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो साथी सबसे कम जो रेजिस्टेंस होता है 0 के बराबर तो आपका एजीम होता है, जिसे चांदी कहा जाता है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब बी नंबर हो जाएगा। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, एम्पियर पर मीटर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। साथी इस प्रश्न को जो सही जवाब बताएगा मैं साथी समझूंगा कि आप बहुत शानदार तरीका से फिजिक्स पढ़ रहे हैं। मुझे साथी आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको फिजिक्स में बहुत चीज पढ़ाया गया है। जैसे फिजिक्स का एनसीईआरटी सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आप नहीं देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ जाकर एनसीईआरटी का साथी जो सीरीज है 18 वीडियो है, जाकर जरूर देखिएगा कि साथी वहां से आपको बहुत लाभ होगा कि वहीं के सवाल इस सब साथी घूमता हुआ नजर आ रहा है, जैसे कि मैं देख रहा हूं, क्योंकि इससे पहले मैंने वो पढ़ाया है। मुझे याद है ये साथी मैग्नेटिज्म जो पढ़ा रहा था तो वहां पर भी चुंबकीय द्विध्रुव का मात्रक आया था और मैं पढ़ाया हूं, और यहाँ पे भी सवाल पूछा हुआ सवाल है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एनसीईआरटी का जो साथी एनसीईआरटी का जो आपको मैंने पढ़ाया है वो एनसीईआरटी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, साथी आप जाकर जरूर पढ़िएगा। आइए इस पे चर्चा करता हूं कि चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है। साथी आप जानते हैं चुंबक है, और इस चुंबक में एक नॉर्थ ध्रुव होता है, एक साउथ ध्रुव होता है। अगर एक दूसरी छोटी चुंबक ले लें और इसका साथी क्या करें, यहाँ पे नॉर्थ और साउथ अगर ऐसे रख देते हैं तो यहाँ पे साथी क्या होता है, चुंबकत्व डेवलप होता है, उसी को बोला जाता है चुंबकीय द्विध्रुव। दो छोटे छोटे चुंबक होगा, दोनों के अपोजिट ध्रुव के साथ एक जगह रखेंगे, कुछ दूरी पर मतलब नजदीकी रखना है, तो उस समय जो वहां पर चुंबकत्व उत्पन्न होगा उसे बोला जाता है चुंबकीय द्विध्रुव। क्या बोलेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। अब चुंबकीय द्विध्रुव साथी कुछ एरिया पर होता है, क्या होता है, कुछ एरिया पर होता है। ये तब भी होता है जब साथी किसी से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे। तो इसको निकालने के लिए कि चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण कितना होगा उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू आई इंटू में ए, क्या होता है, n इंटू आई इंटू में साथी ए। m मतलब आघूर्ण कितना होगा, n मतलब फेरों की संख्या, साथी कितना फेरों की संख्या है, i मतलब करंट कितना प्रवाहित हो रहा है, a मतलब एरिया कितना है। साथी यहाँ पे निकालना है एसआई मात्रक, तो n मतलब तो नंबर है, नंबर का कोई मात्रक नहीं होता है। साथी ये आपका I करंट है, तो करंट का आपका एम्पियर होता है, क्या होता है, एम्पियर होता है। A फॉर एरिया है, एरिया मतलब क्षेत्र, क्षेत्र के साथ क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो आप बोलोगे सर चुंबकीय द्विध्रुव का साथी जो आएगा द्विध्रुव का डाइपोल, जिसे इंग्लिश में बोला था मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल का जो मात्रक आ जाएगा साथी क्या आएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। सी नंबर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आप में से साथी कुछ लोग बता रहे थे सी, कुछ लोग साथी सी नहीं बता रहे, जैसे सरोज कुमार बता रहे थे कि सी हो जाएगा, ठीक है, कुछ लोग साथी सी नहीं बता रहे थे। तो जो सी नहीं बता रहे हैं उस बात को बिल्कुल ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे साथी, इस तरीके से आपसे सवाल पूछा जाएगा। साथी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या चुंबक का चुंबकत्व खत्म किया जा सकता है, क्या चुंबक का चुंबकत्व साथी जो आपका मैग्नेटिज्म है, क्या मैं मैग्नेटिज्म को खत्म कर सकता हूं, यस या नो में कमेंट करना है। क्या मैग्नेटिज्म को मैं खत्म कर सकता हूं, यस या नो में आपको कमेंट करना है। साथी जो सबसे ज्यादा मैग्नेटिज्म होता है वो ध्रुवों पर होता है। ध्रुवों कहने का मतलब या तो नॉर्थ हो सकता है या फिर साउथ हो सकता है। सबसे ज्यादा जो मैग्नेटिज्म होगा, चुंबकत्व होगा, वो ध्रुव पर होगा, या तो नॉर्थ पर या फिर साउथ पर। यानी कि कभी भी बचपन में आप सिक्का को सटाते थे तो बीच में नहीं सटता था, या तो यहां सटेगा या तो दौड़ के यहां पे जाकर सट जाता था। साथी बीच में क्यों नहीं सटता था, क्योंकि बीच में उदासीन बिंदु होता है, उदासीन बिंदु का, इसलिए साथी या तो किनारे पर जाएगा या इस किनारे पर सटता था। चुंबकत्व सबसे ज्यादा कहां होता है, तो ध्रुव पर, या तो नॉर्थ या तो साउथ, दोनों ध्रुव पर होता है। जो यस बता रहे हैं साथी बिल्कुल सही है, जो नो बता रहे हैं ध्यान से सुनना। अगर आपसे पूछे क्या ध्रुव को अलग किया जा सकता है, साथी क्या ध्रुवों को चुंबक से अलग किया जा सकता है, तो बोलेंगे नो सर, तब अलग नहीं किया जा सकता है। ध्रुवों के बिना साथी चुंबक अधूरा है। जैसे सफलता के बिना आप सब अधूरे हैं। जब साथी सफल हो जाएंगे
तो आपके चेहरा का चमक बढ़ जाएगा। आप सुंदर दिखे या ना दिखे, सुंदर किसी को आप दिखने लगेंगे। ठीक उसी तरीका से अगर चुंबक को ध्रुव को उससे अलग कर दिया जाए तो चुंबक अधूरा हो जाएगा। चुंबक के ध्रुव को हम चुंबक से चुंबक के ध्रुव को कभी भी अलग नहीं कर सकते हैं। जिस तरीका से साथी आपकी सफलता अगर दूर है तो आप अधूरा है, ठीक उसी तरीका से ध्रुव अगर अलग होगा तो आपका अधूरा हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, इससे हम अलग नहीं कर सकते हैं साथी, इसको अलग नहीं कर सकते, लेकिन जो चुंबकत्व है इसको आप कम भी कर सकते हो और साथ ही इसको आप बढ़ा भी सकते हो। इस बात को ध्यान रखना। इसलिए साथी अगर आप किसी के नजर में अच्छा दिखना चाहते हैं तो सफलता पाना होगा। आप सफल पाएंगे तो आपकी चेहरा कैसा भी हो, आपकी सुंदरता बढ़ जाएगी। सबसे खुशी की बात है कि आपके माता पिता का जो उम्र है 5 साल बढ़ जाएगा। साथी बताओ आप सफल होंगे कि नहीं होंगे? आप इतना मेहनत कर रहे हो, आपके अंदर वो जुनून देखना चाहते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर मैं सफलता प्राप्त करूंगा। क्योंकि साथी आपकी सफलता से सिर्फ आप ही का बेनिफिट नहीं है। सबसे पहले आपके साथी माता पिता के सर जो है गर्व से ऊंचा होगा, छाती चौड़ा होगा और माँ बापू बोलेंगे कि हमारा बेटा हमारा बेटियां जो है बहुत अच्छा नाम कर रही हैं, बहुत अच्छा नाम करी है कि इन्होंने सफल प्राप्त किया है, सफलता प्राप्त किया है। साथ ही साथ आपकी खुशी बढ़ेगी, हम लोग की खुशी बढ़ेगी कि संस्था में जितना मैंने मेहनत करा उससे ज्यादा आप सबने मेहनत कर रहे हैं और साथ ही आप सबने सफलता प्राप्त करा है। मुझे उम्मीद है आप सब सफल होंगे क्योंकि साथ ही आप इतना मेहनत करते हो, हम लोग से भी बहुत ज्यादा आप मेहनत करते हो क्योंकि हर एक सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से आप मेहनत करें। भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सब सफल हो और साथ ही सफलता होकर एक एक डब्बा मिठाई लेकर आना है। बताओ साथी कितने लोग साथी आएंगे? अब सफल हो जाते हैं लेकिन मिठाई तो भूल ही जाते हैं। तो इस बार साथी मिठाई भी नहीं भूलना है, सफल भी होना है और ऑफिस में मिठाई लेकर भी आना है। आगे बढ़ते साथी नेक्स्ट सवाल पर चर्चा करता हूँ। नेक्स्ट सवाल क्या है जरा ध्यान देना। उससे पहले मैं बता देता हूँ 6 to 8 जो क्लास का है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो साथ ही आप हमारे एप्लीकेशन पर जरूर जुड़िएगा, जहां पे मात्र 999 रुपए में आपको बहुत बेहतरीन तरीका से हर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। साथ ही कोर्सेज जीएस प्लस सब्जेक्ट की है, तो जीएस प्लस सब्जेक्ट की है, जीएस प्लस सब्जेक्ट दोनों बैचेस आपको मात्र 999 रुपए में प्राप्त हो जाएगा। अभी जुड़ते हैं तो 2 बैचेस बिल्कुल फ्री में मिलेगा, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया हूं। तो अगर आप नहीं जुड़े हैं तो साथ ही आप सभी हमारे साथ जरूर जुड़िएगा, इस बात को साथ ही ध्यान रखिएगा। जब तक आप साथ ही जुड़ेंगे नहीं तब तक आप अच्छी तरीके से तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो अच्छी तरीके से तैयारी करने के लिए कोशिश में जुड़ना होगा। जो जुड़ गए हैं मन लगा कर पढ़ाई कीजिए, हमारा आशीर्वाद आप सबके साथ है, बिल्कुल साथ ही सिलेक्शन होगा। आइए नेक्स्ट सवाल की चर्चा करता हूं। अंतरिक्ष जिसे कास्मिक किरण कहते हैं क्या होता है? आवेशित कण, अनावेशित कण, विद्युत चुंबकीय तरंग, साथी क्या हो जाएगा? मैं थोड़ा सा आपको कास्मिक किरण के बारे में बताता हूँ, साथी ध्यान देना। जो कास्मिक किरण है ना साथी, जो कास्मिक किरण है इसका निर्माण कहां से होता है? तो जो कास्मिक किरण है इसका निर्माण सूर्य की उत्पत्ति होता है साथी। किससे? सूर्य से उत्पत्ति होता है, या आपका सूर्य से उत्पत्ति होता है, इस बात को ध्यान रखना। साथी जब कास्मिक किरण निकलती है तो कास्मिक किरण साथी ब्रह्मांड में एंट्री करता है, ब्रह्मांड में एंट्री करता है, वायुमंडल में बाहर से एंट्री कर लेता है। जैसे एंट्री करेगा साथी तो कास्मिक किरण जो है आपका आवेशित कण है। क्या है? आवेशित कण, यानी साथी इसमें चार्ज होता है। लेकिन पूछोगे सर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? क्योंकि आवेशित कण है तो या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, कोई तो चार्ज होगा। लेकिन साथ ही दुख की बात है कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव, कभी पॉजिटिव होता है कभी नेगेटिव होता है, यानी कि इसमें जो आवेश है संतुलन अवस्था में नहीं रहता है। साथ ही इसमें जो आवेश है संतुलन अवस्था में नहीं रहता है, कभी पॉजिटिव हो जाता है कभी नेगेटिव हो जाता है। इसलिए बोला जाता है कि जो कास्मिक किरण है वो आवेशित कण है, ना तो इसमें प्लस चार्ज होगा ना तो माइनस चार्ज होगा, कभी प्लस तो कभी माइनस, ये संतुलन अवस्था में नहीं रहता है, याद रखना। साथ ही इसका आवेश जो है संतुलन नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना है साथी। इसका आवेश संतुलन नहीं होता है, लेकिन होता है आवेशित कण। क्या होता है? आवेशित कण होता है। साथ ही इसका जो ऊर्जा है, ऊर्जा बहुत अधिक होता है। ऊर्जा साथ ही क्या होता है? अधिक होता है। जिसका ऊर्जा अधिक होगा साथ ही उसका तरंगदैर्घ्य कम होता है। उसका वेवलेंथ क्या होता है? उसका वेवलेंथ कम होता है, इस बात को ध्यान रखना। जिसका ऊर्जा अधिक उसका आवृत्ति अधिक, और साथ ही जिसका ऊर्जा आवृत्ति दोनों अधिक उसका तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ कम होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका साथी तरंगदैर्घ्य कम होता है। साथ ही एक बात और आपको याद रखना है कि अगर मैं कास्मिक किरण की बात करता हूं तो जो विद्युत चुंबकीय तरंग है ये विद्युत चुंबकीय तरंग के अंतर्गत नहीं आता है। साथ ही विद्युत चुंबकीय तरंग के अंतर्गत नहीं आता है, इस बात को ध्यान रखना। ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, साथ ही ये यांत्रिक तरंग की श्रेणी में आता है। किसमें आता है? यांत्रिक तरंग की श्रेणी में आता है, जिसमें साथी ध्वनि आता है। किसमें? इसमें जो ध्वनि आता है। इतना चीज आपको कास्मिक किरण से याद रखना है क्योंकि सवाल पूछा गया है कास्मिक किरण से, तो साथ ही सवाल यहां से भी बन सकता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा आवेशित कण की जो आपको कास्मिक किरण है आवेशित कण है, लेकिन कौन सा आवेश नहीं बताया जा सकता है क्योंकि संतुलन अवस्था में नहीं रहता है। क्या रहता है? संतुलन अवस्था में नहीं रहता है। ये नंबर बिल्कुल सत्य जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट साथी, नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है?
अब इसमें से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? साथ ही मैं विगत सेशन में बताओ ईमानदारी पूर्वक जो मैंने एनसीईआरटी का फिजिक्स पढ़ाया था उसमें सवाल आया था कि नहीं कि कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है, कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। आप सबसे मैं सुनना चाहता हूं क्या सवाल आया था। अगर जो साथी लगातार एनसीईआरटी सीरीज पढ़े हैं वो कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा कि साथी आया था कि नहीं आया था। बिल्कुल साथी आया था। मैं यहाँ पे बात करता हूं तरंग के बारे में। साथी जो तरंग होता है ये आपका दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है यांत्रिक तरंग, ध्यान से सुनना ये सवाल साथी पूछा जाएगा। यांत्रिक तरंग जिसे मैकेनिकल वेव कहा जाता है। एक आपका होता है अयांत्रिक तरंग जिसे नॉन मैकेनिकल वेव कहा जाता है। क्या बोलते हैं? नॉन मैकेनिकल वेव कहा जाता है। एक मैकेनिकल वेव, एक नॉन मैकेनिकल वेव कहा जाता है। सारे जो यांत्रिक तरंग होता है इसको एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, मीडियम की आवश्यकता होती है। अगर अयांत्रिक तरंग की बात करता हूं तो इसमें साथी तरंग को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वही अगर मैं बात करता हूं साथी यांत्रिक तरंग के अंतर्गत कौन कौन आएगा तो सबसे पहले याद रखना जो ध्वनि है, ध्वनि साथी यांत्रिक तरंग है। साथी अगर अल्फा कण की बात करें, अल्फा कण या किरण की बात करें ये आपको यांत्रिक तरंग है। बीटा किरण की बात करो साथी, बीटा किरण आपको यांत्रिक तरंग है। साथी कास्मिक किरण की बात करें, कास्मिक किरण भी आपका क्या है तो कास्मिक किरण भी आपका यांत्रिक तरंग के अंतर्गत आता है। इस सबको एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं अयांत्रिक तरंग का, साथी जो अयांत्रिक तरंग है जिसे नॉन मैकेनिकल वेव कहा जाता है, इसके अंतर्गत क्या आता है तो सबसे पहले याद रखना प्रकाश तरंग। जो प्रकाश तरंग है ये साथी आपका अयांत्रिक तरंग होता है। उसके बाद मैं बोलूं साथी गामा किरण, गामा किरण भी आपका अयांत्रिक तरंग होता है। अगर एक्स किरण की बात करता हूं तो आपका एक्स किरण भी आपका आएगा, आपको क्या हो जाएगा अयांत्रिक तरंग हो जाएगा। एक्स किरण की बात अगर मैं बोलता हूं साथी परावैगनी किरण, परावैगनी किरण भी इसी के अंतर्गत आता है, ये भी आपका विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। इसके बाद मैं बोलूं साथी प्रकाश या दृश्य विकिरण, बोथ आर इक्वल, दोनों क्या है सेम होता है, इस बात को देखना दोनों आपका सेम होता है। इसके बाद मैं बोलूं अवरक्त किरण जिसे इंफ्रारेड कहा जाता है, तो अवरक्त किरण भी क्या आता है इसी के अंतर्गत आ जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर मैं बोलूं साथी माइक्रोवेव, माइक्रोवेव जिसे सूक्ष्म तरंग कहा जाता है, सूक्ष्म तरंग इसी के अंतर्गत आता है। साथी उसके बाद अगर मैं बोलूं रेडियो तरंग, रेडियो तरंग भी इसी के अंतर्गत आता है, इस बात को ध्यान रखना रेडियो तरंग भी इसी के अंतर्गत आता है। साथी रेडियो तरंग में दो होता है, एक आपका लघु तरंग और एक आपका दीर्घ तरंग, दोनों इसी के अंतर्गत आता है। कि सब का सब आपको विद्युत चुंबकीय तरंग है और ये आपका विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। अब आप बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। साथ ही इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आपका बीटा किरण होगा। और साथी पहले भी मैंने बताया था, अभी भी मैं बता रहा हूं कि इससे सवाल बनेगा, किसी भी तरीके से साथी घुमाकर सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो पूरा आप चीजें याद रखिएगा कि आपका साथी विद्युत चुंबकीय तरंग कौन होता है। साथी कुछ बातें और मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। जो आपका विद्युत चुंबकीय तरंग के अंतर्गत जितने भी आ रहे हैं सबका वेग एक ही होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यानी सभी लोग साथी एक ही वेग से गमन करता है, जिसका साथी जो स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। इसी से ये आपको गमन करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। साथी जितने भी यहाँ पे दिख रहा है सबका नाम है, सभी आपको अनावेशित होते हैं। साथी इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, चार्ज लेस होता है। क्या होता है? चार्ज लेस होता है, इस बात को देखना। साथी आवेशहीन होता है, कोई इस पे आवेश नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना। न तो गामा पर, नहीं तो परावैगनी पर, नहीं साथी आपको अवरक्त पर, किसी पर कोई चार्ज नहीं होता है, सबका सब चार्ज लेस होता है, इस बात को ध्यान रखना है, चार्ज लेस होता है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब साथी आपका सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट बहुत शानदार सवाल है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा। आप में से बहुत लोग इस सवाल में कंफ्यूजन खाएंगे, मुझे पता है। क्योंकि साथ ही एक चालक होता है, एक अर्धचालक होता है। सवाल यहां पूछा गया है अर्धचालक से कि भाई अर्धचालक जो है उसका प्रतिरोध क्या होगा। अब चालक नहीं समझना है, अर्धचालक समझना है। साथी अगर अर्धचालक की बात करें तो अर्धचालक क्या होता है। अगर मैं अर्धचालक की पहले बात बता दूं तो साथी वैसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा कम मात्रा में जाता है उसे अर्धचालक कहा जाता है। जैसे सिलिकॉन, साथी जो सिलिकॉन है ये आपका अर्धचालक है। साथी जो जर्मेनियम है ये आपका अर्धचालक है, इस बात को ध्यान रखना। साथी जो सिलेनियम है, सिलेनियम आपका अर्धचालक है। सिलेनियम जो है, सिलेनियम भी आपका अर्धचालक है, इस बात को साथी ध्यान रखना, ये आपका अर्धचालक है। साथी कार्बन को भी इसी के अंतर्गत रखा गया है, कार्बन भी आपका अर्धचालक है। साथी उसमें जिसमें साथी विद्युत धारा कम मात्रा में प्रवाहित होता है। अब कैसे रिलेट करोगे सर, कैसे सही होगा आप बताइए। देखिए आप में से बहुत लोग बी बता रहे हैं। साथी ये भी मंटू है, पूजा है, समा है, बोडी है, हर्ष है, प्रीति है, और सब लोग बता रहे, प्रतिभा पाटिल है, प्रिया है, छोटू है, ठीक है। और सब कोई बता रहे, कभी बी, कभी डी, कभी सी। साथी कुछ भी आंसर आ रहा है, लेकिन देखते हैं किनका सही हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ साथी रिलेट करना किससे, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी तब होता है जब साथी पदार्थ चालक हो। अगर पदार्थ कंडक्टर होता है तो उस समय क्या होगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, यानी कि टी के मान बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब प्रतिरोध बढ़ेगा। लेकिन कब, जब वो चालक रहेगा तब। अगर हम विद्युत धारा जाएगा
तब की बात कहा जा रहा है। लेकिन अगर हा 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 नहीं जाएगा तब क्या होगा साथी, उल्टा हो जाएगा। क्या होगा, तब आपका उल्टा होगा। अगर ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा, ताप घटाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। क्या होगा साथी, प्रतिरोध बढ़ेगा। तो आपसे बोला गर्म करने पर टेम्परेचर बढ़ता है, तो साथी जब टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रतिरोध का मान उसमें घटेगा। क्या होगा, घटता है। इस बात को ध्यान रखना। ये तब है जब साथी चालक होगा। अर्धचालक में इसका उल्टा होता है। अर्धचालक में क्या होता है, अर्धचालक में उल्टा होता है। इस बात को ध्यान में रखना है कि अर्धचालक में जस्ट उल्टा होता है तो वहां पे घटेगा। इस बात को ध्यान में रखना है। और साथ यही सवाल आपसे पूछा गया था। साथ ही चालक की प्रतिरोध जो होता है, चालक का जो प्रतिरोध होता है, ये आपका टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। चालक का प्रतिरोध आपका लंबाई पर भी डिपेंड करता है। चालक का प्रतिरोध आपका एरिया पर भी डिपेंड करता है। और चालक पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि पदार्थ का प्रकृति कैसा है। नेचर ऑफ सब्सटेंस पर भी निर्भर करता है कि आर जो है प्रकाश की प्रकृति क्या है। मतलब पदार्थ की प्रकृति कहने का मतलब किससे बना हुआ है, कॉपर का, चांदी का, एल्युमिनियम का, किसके बना हुआ है, उस पर भी डिपेंड करता है। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट बहुत इजी सवाल है, ध्वनि का इकाई क्या है। ये भी सारे सवाल पूछा गया है। साथ ही जो सवाल देख रहे हैं इसमें से कुछ सवाल 9th-10th का सब्जेक्ट पेपर में पूछा गया है। क्या साथी हार्ड लग रहा है? एक बार आप थम्स अप करके बताइएगा। क्या साथी आपको हार्ड लग रहा है? अगर आपको हार्ड लग रहा है तो थम्स अप कर देना। साथी अगर हार्ड लग रहा है तो आप एक बार थम्स अप कर देना। अगर आपको इजी लग रहा है तो यही वाला भेज देना, यही वाला साथी कमेंट बॉक्स में भेज देना। मैं देखता हूं साथी कितने लोगों का अभी भी हार्ड लग रहा है। बहुत इजी है। अगर आपने एनसीईआरटी मेरे साथ पढ़ा होगा तो हर एक सवाल को आंसर दे पा रहे होंगे, तो मुझे उम्मीद है आपको हार्ड नहीं लग रहा होगा। ठीक है साथी, अगर ध्वनि की इकाई के बारे में बात करता हूं तो इसका इकाई डेसिबल में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। तो आप बोलोगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब भी होगा और धड़ल्ले से भी आ रहा है, सबका आंसर भी आ रहा है। साथ ही मैं आपको ध्वनि के बारे में कुछ बात बताता हूं। सबसे पहले ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं करती है। निर्वात में गमन नहीं करती है। आप बोलोगे सर निर्वात में गमन क्यों नहीं करती है? निर्वात में इसलिए गमन नहीं करती है क्योंकि साथी जो निर्वात है यह एक माध्यम नहीं है। और जो ध्वनि है, आपका जो ध्वनि है यांत्रिक तरंग के अंतर्गत आती है। और साथ ही जो तरंगे यांत्रिक के अंतर्गत आते हैं उसे एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन यहाँ पे जो ध्वनि है साथी इसको माध्यम चाहिए और निर्वात कोई माध्यम नहीं है, इसलिए ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है। पहली बात आपको यही याद रखना है। दूसरा नंबर साथी जो ध्वनि है ये आपका अनुदैर्घ्य धैर्घ्य तरंग है। अनुदैर्घ्य धैर्घ्य तरंग है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि आपका अनुदैर्घ्य धैर्घ्य तरंग होता है। साथ ही इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब डेसिबल होगा। अगर मैं हर्ट्ज की बात करूं साथ ही हर्ट्ज आवृत्ति को किसमें मापा जाता है? आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। बढ़ता हूं नेक्स्ट सवाल साथी। उससे पहले विजयी बैच क्लास 9-10th के लिए भी हमारे पास कोर्सेज उपलब्ध है, जिसमें जीएस प्लस सब्जेक्ट की बैचेस उपलब्ध है। साथ ही इसमें भी आपको एनसीईआरटी के साथ पढ़ाया जाएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। हर एक सब्जेक्ट को बहुत साधारण शब्दों में, बहुत आसान शब्दों में आपको बताया जाएगा, जिसे पढ़ने के बाद आप हर एक सवाल साथी कर पाओगे, चाहे जीएस पेपर को हो या फिर सब्जेक्ट पेपर को। और आप 9-10th के सवाल बना रहे, कितना आसानी से बता पा रहे। जो कोर्सेस में पढ़ रहे होंगे उनको दिल खुश हो जा रहा होगा। साथी अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो कि सर दिल खुश हो जा रहा है कि 9-10th का सवाल हम कर पा रहे हैं और टीआरई 1, 2, 3 सबको कर पाएंगे। टीआरई 1 का न्यूमेरिकल थोड़ा टफ था, लेकिन साथी न्यूमेरिकल भी करवाएंगे, बस आप सबका प्यार रहना चाहिए। जिस तरीके से साथी आप जुड़कर पढ़ते हैं, समय से कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, बस यही प्यार बरकरार रखिएगा। न्यूमेरिकल भी सारा कराऊंगा, बस साथी आपका साथ चाहिए। बस अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक करके उत्साह बढ़ाइएगा और साथी यह प्यार हमेशा हमारे प्रति बरकरार रखिएगा। आगे बढ़ता हूं साथ नेक्स्ट सवाल के लिए। आपको 999 रुपए में मिल जाएगा। आपको नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर जरा बताना, निम्नलिखित में से कौन सा गहन गुणधर्म है? प्याटी का सवाल है। साथ ही निम्नलिखित में से कौन सा गहन गुणधर्म है? अपवर्तनांक, आयतन या फिर द्रव्यमान, कौन हो जाएगा? अगर मैं अपवर्तनांक आपके साथी गहन गुणधर्म की बात करूं, गहन गुणधर्म कहने का मतलब है साथी जो बिल्कुल ही साथी अलग हो। क्या हो? बिल्कुल अलग हो। जो साथी क्या हो? जिसका मात्रक नहीं हो, जिसका मात्रक नहीं हो साथी, या फिर इस सब में से अलग हो, उसके बारे में साथी पूछा जा रहा है। अगर मात्रक नहीं हो तो जरा ध्यान देना। अगर मैं बोलूं साथी कैसे होगा, ध्यान देना। कह रहा है अपवर्तनांक। साथी अपवर्तनांक क्या होता है? तो अपवर्तनांक अगर निकालना है किसी पदार्थ का तो C/V होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल और उसी माध्यम में प्रकाश की चाल को, अनुपात को अपवर्तनांक कहा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। और साथ ही दो समान भौतिक राशि का जब अनुपात आता है तो बोला जाता है कि उसका कोई मात्रक नहीं होगा। कब? जब दो समान भौतिक राशि का अनुपात आएगा तब। इस प्रश्न का सही जवाब यही होगा। क्यों? क्योंकि जो आयतन है साथ ही आयतन को तो मात्रक होता है, आयतन को तो मात्रक होता ही है। आयतन बराबर क्या होता है साथी? आप बोलोगे आयतन बराबर जो होता है मास बटा साथी वॉल्यूम होता है। आयतन को आप साथी फिर आप ऐसे कर सकते हो, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। या साथी आप आयतन बराबर निकाल सकते हैं इसका L क्यूब यानी कि मीटर क्यूब, इसका घन क्यूब होता है। ये आपका आयतन हो गया। अगर मैं द्रव्यमान की बात करूं साथी, इसका kg होता है, लेकिन किसका नहीं होता है तो इसका